हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था सेट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड रीजनिंग। अभी दोस्तों इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर थर्ड का, ये है पार्ट नंबर फोर। जो भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ये 27/11/2025 को शिफ्ट नंबर थर्ड में जो भी क्वेश्चन आए थे साइंस के, वो सारे आपके इस क्लास में कवर होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे ग्रुप डी में कि अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपका इजीली आप आराम से अच्छे अच्छा स्कोर कर सकते हो ग्रुप डी में, क्योंकि सेम पैटर्न पे बार बार रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है। अभी भी जो भी एग्जाम चले हुए हैं रेलवे के या भी एनटीपीसी का जो एग्जाम आएगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हुए होते हुए आपको दिखेंगे। तो आप इसको प्लीज टेक इट सीरियसली और प्रैक्टिस करिए, अपना सिलेबस रिवाइज करिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर थर्ड और इसका दैट इज पार्ट नंबर फोर साइंस। पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करिए, देखिए कि आपने माइंड में जो आंसर सोचा था वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और लंबे टाइम के लिए आपको जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आंसर है, वो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर वन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज सैचुरेटेड। आपको याद रखना है सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों, जैसे कि एल्केन्स। जैसे इसमें दिया हुआ है ब्रोमो प्रोपेन, एक क्या है सैचुरेटेड हेल्को एल्केन में आता है ये। बाकी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे प्रोपिन प्रोपाइन, इन सभी में क्या होता है ब्रोमोप्रोपिन, इन सभी में होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। कहता है किसमें स्ट्रेट चेन, हिंदी में बोलते हैं रिजु रिजु श्रृंखला हाइड्रोकार्बन होता है। आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होता है, ब्यूटेन एक सीधी चेन वाला मॉलिक्यूल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये किस में आएगा रिजु श्रृंखला में आता है। बाकी जैसे कह सकते हैं मिथाइल प्रोपेन आइसोब्यूटेन, इनमें सभी में क्या होगा ब्रांचेज बनी होती हैं लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, स्ट्रेट श्रृंखला सीधी कह सकते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं होते इसमें। बाकी किस में होते हैं ये आपको याद रखना है ब्यूटेन में। ऑप्शन सी यूज करें। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एसिडिटी। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिटी अम्लीय बोलते हैं हिंदी में अम्लीयता होती है। इनमें से सबसे ज्यादा जो एसिडिक इन नेचर होगा वो होगा नींबू का रस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो डिफ्यूजन फास्टेस्ट। तो डिफ्यूजन उसमें ज्यादा होगा जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे वो स्पीड में मूव करेंगे, और ये पाया जाता है गैस में। गैस में दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे से गैप पे होते हैं और आपस में जो तेज स्पीड से मूव करते हैं। इसकी वजह से सबसे जो तेज डिफ्यूजन होता है वो होता है गैस में माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है काफी डिस्टेंस पे होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत तेज भागते हैं। इसीलिए जो कह सकते हैं दो गैसेस आपस में हम क्या करते हैं मिलाते हैं, सबसे ज्यादा जल्दी मिलती है डिफ्यूजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर फाइव, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर एंड टाइम इज। पावर का मतलब होता है कितनी हुई है पर टाइम के हिसाब से। इसलिए जो एनर्जी आएगा ए की वैल्यू आएगी पी गुना में टी आएगा, पावर गुना टाइम। तो एनर्जी होगा पावर गुना टाइम, पावर गुना टाइम। राइट आंसर होगा एनर्जी बराबर है पावर गुना टाइम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हेन ए गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज। कहते हैं जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि। इसका जो कारण होता है यहाँ पे जो काम करेगा ये करेगा न्यूटन का थर्ड लॉ का, थर्ड लॉ न्यूटन काम करता है यहाँ पे। और वो कहता है एक्शन इज इक्वल टू इक्वल इक्वल टू रिएक्शन।
एक्शन रिएक्शन का जो नियम है, थर्ड लॉ न्यूटन का, वो काम करता है। एग्जाम्पल है, जैसे बंदूक की गोली पर जो आगे फोर्स लगती है दोस्तों, और गोली है बंदूक पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, ये काम करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। राइट आंसर होगा इसका, कह सकते हैं ऑप्शन डी। बंदूक की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। द रिकॉइल ऑफ अ गन एक्ट्स बैकवर्ड हैज रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following methods involves coating steel and iron with a layer of zinc to prevent रस्टिंग? कहते हैं लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, लोहे पर दोस्तों जंग लगने से बचने के लिए जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, और जिसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, जनरली जनरली which of the following trophic levels have the least number of organisms? मतलब कहता है किस ट्रॉपिक लेवल पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? आपको ध्यान रखना है, फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर्स, फिर हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस। एनर्जी का दोस्तों, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का लेवल है कम होता जाता है, और जीवों की संख्या भी घटती जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन टर्सरी कंज्यूमर्स, तृतीय उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following human diseases can be transmitted during sexual act? मतलब कौन सा रोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है? तो ये आपको ही पता होगा दोस्तों, कौन सा होता है? एड्स होता है। एड्स मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन डी, ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज क्यू ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स दैट हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट? मतलब आपको बताना है, इसमें 5 कूलम्ब चार्ज को 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर ले जाने में कितना काम होगा, वर्क डन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, वर्क डन होता है डब्ल्यू बराबर है चार्ज, दूसरे रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे चार्ज कितना है दोस्तों? 5 कूलम्ब है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15 वोल्ट है। तो ये आएगा 15 पंजे 75 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। 75 जूल होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following plants produces asexually by budding along the margins of a leaf? मतलब कहता है कौन सा पौधा लेफ्ट मार्जिन पत्ती के किनारों से बडिंग करता है, मतलब नया पौधा बनाता है। बडिंग करना, नया पौधा बनाता है। तो इस पौधे का नाम है, ये है जी, राइट आंसर होगा इसका, आपको याद रखना है ट्रायोफिलम। ट्रायोफिलम क्या करता है? ट्रायोफिलम की जो दोस्तों पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे बड्स उगते हैं। ये पौधा होता है, इसके पत्तियों पर के किनारों पर छोटे छोटे बड्स उगते हैं, और जो गिरकर क्या बनाते हैं? नया पौधा बनाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, magnification produced by a lens is related to object distance u and the image distance v by formula। अब मैग्निफिकेशन आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। मतलब कहता है लेंस का जो मैग्निफिकेशन एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वी और यू से कैसे जुड़ा होता है, रिलेशन क्या होता है? तो आपको पता है मैग्निफिकेशन होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज बटे में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की जो डिस्टेंस है वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है मैग्निफिकेशन होता है वी बाई यू। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण प्रक्षे कौन सा प्रक्षेपण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। मतलब कहता है लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है पर शेप नहीं। लिक्विड का कहता है वॉल्यूम है जो आयतन है निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, बट उनकी शेप है वो फिक्स नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। इसका एग्जाम्पल होगा जल को अपने पात्र की आकृति के कारण आकृति ग्रहण कर, मतलब जल को जिस पात्र में डालेंगे ना, जैसे पात्र में वो वैसा ही आकार धारण कर लेता है, वैसी शेप। लेकिन जो उसका वॉल्यूम है सेम बना रहता है। शेप अकॉर्डिंग टू डिपेंड करेगी जो बर्तन होगा जिस टाइप का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। गैसेस की खासियत क्या है? गैसेस की खासियत क्या है? आपको पता ही होगा गैसेस की दोस्तों खासियत क्या होती है। कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती और नो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं है। गैस का ना तो पक्का आकार होता है और ना ही फिक्स जगह या कह सकते हैं वॉल्यूम घेरती है गैस। ये पूरे कंटेनर में फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैव इनफ सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। कहता है एटीपी बनाने के लिए किस ऑर्गेनेली में ज्यादा सरफेस एरिया होता है। कौन सा ऑर्गेनेली होता है जिसमें ज्यादा सरफेस एरिया होता है? तो ये है जी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्ड्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही जल्दी अपनी जगह क्रिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज लेस देन ऑन अर्थ बिकॉज। कहता है चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, क्यों? इसका रीजन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो मेन रीजन क्या होता है दोस्तों, चांद की ग्रेविटी धरती से क्या होती है, 1/6 होती है। ग्रेविटी क्या होती है, 1/6 होती है अर्थ के कंपेयर में। इसलिए वहां पर चीज हल्की लगती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 17, a body of mass m kg is kept at a height of h from the surface of the earth, what will be the potential energy possessed by body? तो इसका आपको याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा होती है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है। एम इंटू जी इंटू एच होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? कहता है ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन से निकल जाती है, स्टार्च नहीं। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण होता है जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सिलेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, उनके लिए ही परागम्य होती है। मतलब कि कह सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है सिर्फ जो काम की चीजें होंगी, छोटी चीजें हैं, उनको ही अपने अंदर से आने जाने देगी, सबको नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? कहता है व्हेन वी हिट ए टेबल लाइटली द साउंड प्रोड्यूसेस इज सॉफ्ट सॉफ्ट बिकॉज था। मेज पर कहते हैं धीरे मारने से आवाज हल्की क्यों आती है, साउंड स्वीट होती है, जो साउंड हल्की क्यों आती है ये आपसे पूछा गया है। आसान है दोस्तों, अब कम जोर से मारेंगे जो लाउडनेस कम होगी। लाउडनेस मतलब कि जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, लाइटली मारेंगे तो ये एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है। क्या होगा, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है लाउडनेस। और ये क्या होगा, जोर कम जोर से मारने पर क्या होगा, ये कम होगा, वाइब्रेशन कम होगी कह सकते हैं, इसलिए आवाज धीमी आती है। तो राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एच आई वी ट्रांसमिशन। के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो
ट्रू है, ये आपको बताना है। कहता है HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एरोसोल्स। HIV एरोसोल के माध्यम से संचारित हो सकता है। एरोसोल का मतलब क्या है? हवा से। ये गलत हो गया, नहीं फैलता। अब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए HIV दोस्तों फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलेगा, ब्लड या कह सकते हैं मदर टू चाइल्ड फैलता है। लेकिन एरोसोल मतलब हवा या मच्छर से नहीं फैलता, ये गलत है। अब सेकंड कहता है कैन बी ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल एक्ट, अपने आप में ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल ओवर सिंगल क्रॉप फार्मिंग। कहता है इंटरक्रॉपिंग अंतर या अंतःराशियन, अंतःराशियन का जो फायदा है वो क्या है, बेनिफिट क्या है इसका, क्यों बेनिफिशियल है, ये आपसे पूछा गया है। सिंगल क्रॉप फार्मिंग में जो इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है, इसका मेन कारण है जब अलग अलग दोस्तों फसलें लगाते हैं तो मिट्टी की उर्वरता होती है वो कह सकते हैं खराब नहीं होती। जो मिट्टी के जो कह सकते हैं पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अच्छे से यूज हो पाते हैं और फसल बीमारी से बची रहती है, तो ये कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 22, a car start from rest and accelerate uniformly at 2 meter per second square per for 5 seconds. What is the final velocity of the car? तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार रेस्ट से शुरू होती है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है कार की, 0 है। और एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, ये है एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है कार की क्या होगी। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये किसके बराबर होता है, u+80। यू की वैल्यू तो 0 है और एक्सेलरेशन क्या है 2 है दोस्तों। और टाइम कितना है, टाइम है जी 5 सेकेंड, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज precipitated when carbon dioxide is passed through lim water। कहता है लिम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाने पर क्या प्रेसिपिटेट बनता है, कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, आसान क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जब लिम वाटर हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो मिलता है, रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, मतलब CO3 हमें प्राप्त होता है, जो पानी को दोस्तों दूधिया मतलब कि मिल्की बना देता है। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशल बिकॉज दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। व्हाट कैन दे डू ऑन दिस बेसिस। मतलब कहता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA और राइबोसोम होता है, इससे वो क्या कर सकता है, इससे क्या कर सकता है वो, इस क्वालिटी से। इससे क्या होता है जब DNA भी हो और राइबोसोम भी हो तो हम कह सकते हैं इसकी मदद से जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपने जो इसके कह सकते हैं इसके लिए जो जरूरी प्रोटीन्स हैं वो खुद तैयार कर सकता है, खुद तैयार कर सकता है, जो जरूरी प्रोटीन होते हैं खुद तैयार कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 25, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ दिस मिरर। ये दिया हुआ है, कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। अब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के तक की दूरी दोस्तों क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको आर, क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और लेकिन आपको बताना क्या, व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच में की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं। एफ की वैल्यू बतानी है। और ये क्या होता है आपको याद रखना है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर
दोस्तों क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दी है तो फोकल लेंथ बतानी है, तो क्या होगी, 40/2 हो जाएगी, क्या होगी, 20 होगी। राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट।